गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कल ये न्यूज बहुत चर्चा में रही कि अग्निवीर के साथ ऐसा क्यों किया गया। क्या सारे अग्निवीरों के साथ यही किया जाएगा? क्या उनको शहादत का सम्मान नहीं मिलेगा? ऐसा क्या होगा कि अमृतपाल सिंह जो शहीद हुए हैं अग्निवीर की भर्ती के तहत, इनका भर्ती हुआ था, तो इनको शहादत का सम्मान नहीं दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या अब सारे अग्निवीर वालों के साथ यही किया जाएगा? क्या उनको शहादत का सम्मान नहीं मिलेगा? तो इस तरीके की हजारों चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी। अच्छा, ये मुद्दा कहाँ से उठा? तो मुद्दा यहाँ से उठा है कि अमृतपाल सिंह, इनकी जान चली गई। तो जब इनकी जान चली गई, इनको इनके घर पे छोड़ दी गई इनकी बॉडी, और जब इनके घर पे छोड़ दी गई, तो जैसे अन्य लोगों की सेना में रहते हुए जान जाते हैं, उनको जो सम्मान मिलता है, उस तरीके का सम्मान इनको नहीं मिला। तो इस वजह से इनका एक वीडियो वायरल हो गया कि देखो भाई, इनकी जान गई थी, अग्निवीर कोटा के तहत ये भर्ती हुए थे, अग्निवीर के माध्यम से जो भर्ती हुई थी उसमें भर्ती हुए थे, तो अब इनको शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये सोशल मीडिया पे तूल पकड़ता गया, और बहुत सारे लोगों ने इसके उसको लेकर के रिएक्ट किया है। तो आपके मन में भी यार होगा कि यार, यहाँ पे ये लिखा गया कि अग्निवीर की भर्ती के तहत हुआ था, तो क्या सारे अग्निवीर वालों के साथ यही किया जाएगा? तो दोस्तों, अभी तक जो सेना का बयान निकल के आ रहा है, सेना का ये कहना है कि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से इनकी जान अपने खुद की बंदूक से निकली गोली की वजह से गई थी, इसलिए इनको शहादत का सम्मान नहीं दिया गया है। तो देखिए, न्यूज वाले हैं, न्यूज का काम है कुछ ना कुछ चलाते रहना, और वो खास करके अच्छी खबर को भी बुरी तरीके से पेश करते हैं, मतलब सनसनीखेज बना देते कि देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया, मतलब इस तरीके से पेश करेंगे ना, लगता है कि क्या हो गया। तो दोस्तों, जो सेना का बयान आया है, सेना ने यही कहा है ऑफिशियल रूप से कि अभी हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, हाई लेवल की कमेटी बनी है, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से ये हुआ है कि इनके अपनी बंदूक द्वारा निकली गई गोली से इनकी जान गई है, इस वजह से हम इनको शहादत का सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप इस चीज को रिलेट करिए, शहादत तक कब होती है? जब सामने वाला देश या कोई दुश्मन आकर के हमारे ऊपर हमला करता है, जब हमारी जंग में जान जाती है, या फिर किसी से लड़ते हुए जान जाती है, यानी कि किसी और की वजह से हमारी जान जाती है, तब तो हम शहीद हुए। नहीं तो मैं खुद से अब सुसाइड कर लूं या मैं अपनी जान ले लूं, तो क्या मुझे भी शहादत मिल जाएगी? तो इस तरीके से यहाँ पे सेना ये कह रही है। तो आपको सेना का जो ऑफिशियल बयान है उसको ध्यान में रखना है, और क्या मुद्दा था इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज दो इंपॉर्टेंट डे। पहला इंपॉर्टेंट डे है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। तो दोस्तों देखिए, इंसान जिंदगी में जो भी कुछ कर रहा है, कहते हैं ना कि पेट के लिए, पाप पेट का सवाल है, तो भैया खाना बर्बाद ना कीजिए। शायद कल ही तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको अलग अलग तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे बेचारे खाना खा रहे हैं, और हमारे जैसे लोग जिनका पेट भर जाता है, उनको खाने की वैल्यू ही नहीं पता है, एक रोटी खाते तो दो रोटी बर्बाद करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी लेक्चर सुन रहा है तो उससे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, उतना ही लेना थाली में जितना बेकार ना जाए नाली में, आप उतना ही लीजिए अपने प्लेट में जितना खा पाइए। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाने के पीछे एक वजह ये है, क्योंकि यहाँ पे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी इसी दिन, तो इस वजह से ये 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब FAO क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बात की जा रही है FAO का, इसका गठन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1945 को, 77 साल पहले। हालांकि इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं डेटा कब अपडेट हुआ था, ये विकिपीडिया का डेटा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो क्यूबिक सिटी कनाडा में हुई थी। अच्छा देखिए, स्थापना यहाँ पे हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम, इटली में। लेकिन स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो क्यूबिक सिटी कनाडा में। और ये UN की एक एजेंसी है। वर्तमान समय इसके अगर महानिदेशक हम देखें तो क्यू डोंग्यू, ये चाइना के हैं, वर्तमान समय इसके महानिदेशक हैं। यहाँ पे FAO के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय दिए गए हैं, जैसे अगर आप देखना चाहें तो अफ्रीका के लिए कहाँ पे है? अकरा, घाना में। एशिया और प्रशांत के लिए कहाँ पे है? ये तो बैंकॉक, थाईलैंड में। यूरोप और मध्य एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे पड़ेगा? तो बुडापेस्ट, हंगरी में। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? तो ब्रासीलिया, ब्राजील में है। और निकट पूर्व के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? तो काहिरा, मिस्र में है। ये रहा मैप, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कायरो हो गया इजिप्ट में, यहाँ पे हो गया बैंकॉक थाईलैंड में, सॉरी ये रहा बुदापेस्ट हंगरी में। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है, रोम इटली में, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, बाकी ये सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा महत्वपूर्ण दिवस। ये है विश्व एनेस्थीसिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। ये भी प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। एनेस्थीसिया क्या है? अगर इसको आसान भाषा में कोई समझना चाहता है तो ऐसे समझिए कि जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो उसके पहले उसको या तो इंजेक्शन देकर के या तो दवा देकर के बेहोश किया जाता है, वही एनेस्थीसिया है। दोस्तों, ये सोचिए कि जब तक इसकी खोज नहीं हुई रही होगी, अगर किसी का ऑपरेशन करना रहा होगा तो कितना मुश्किल होती होगी। मतलब वो बंदा होश में है और आप उसका पेट फाड़ रहे हो, भैया सोचो कि कितना दिक्कत होती है। जो कमजोर दिल के लोग रहे होंगे उनको तो वैसे हार्ट अटैक आ जाता होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम या तो बेहोश कर देते हैं, फिर तो उस पार्ट को शून्य कर देते हैं।
ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं कि उस पार्ट में कोई भी आपका संवेदना ना बचे, एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से ऑपरेशन, आसानी से सर्जरी की जा सके। तो भैया जब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी कितनी खतरनाक स्थिति रही होगी। चलिए अब देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे ये हम सब के लिए गर्व की बात है दोस्तों कि 2036 के ओलंपिक के होस्ट हम होंगे। यानी 2036 में ओलंपिक कहाँ पे होने वाला, तो भारत में होने वाला, और ये हम सब के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई खेल हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो इससे होता क्या, इससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पर इमेज बढ़ती है। हमें एक अच्छे देश के रूप में माना जाता है, एक मजबूत देश के रूप में माना जाता है। अब खुद सोचिए ना कि अगर किसी के पास कोई ऐसा देश है जैसे श्रीलंका है, अभी ओलंपिक करवा पाएगा क्या? मतलब इनके यहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान को देखिए, इनके यहाँ पे भाई साहब आटा 200 रुपए किलो हो रखा है, तो ये लोग ओलंपिक करवा पाएंगे? तो इनकी मान्यता उतनी नहीं रह जाती। जैसे ऐसे समझिए कि कोई अमीर आदमी है, तो उसके समाज में अलग लेवल की रिस्पेक्ट होती है। किसी के पास पैसा है या कोई गरीबों की हेल्प कर रहा है, तो उसके समाज में रिस्पेक्ट अलग होती है। तो इसी तरीके से जब कोई आयोजन हमारे यहाँ पे किया जाता है ना, तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके अलावा जो खेल होते हैं तो ये सॉफ्ट पावर के तरीके से यूज किए जाते हैं। ये कल ही हमने डिस्कस किया हुआ है, एशियन गेम जब हमने वीडियो बनाया था एशियन गेम्स वाला, तो उसको लेकर के हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि खेल का महत्व क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें जो सिक्किम में तीस्ता नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ था ना, तो वो डैम टूट गया जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी नदी पर बना था, तीस्ता नदी पर। अब आपका काम ये बनता है कि तुरंत जाकर के क्विक रिवीजन करिएगा तीस्ता नदी का। वैसे एक बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जब सिक्किम में लेक ब्रस्ट आउट फ्रस्ट हुआ था, तो आपका काम ये कि क्विक रिवीजन करिएगा तीस्ता नदी के बारे में। उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और फिर ये कहाँ से निकलती है, और कहाँ पे इसका मुहाना बनता है, उसकी लंबाई कितनी है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। एक बार देख लेना, आपको उसको रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि 9 से 15 दिसंबर तक एक इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सम्मेलन चलने वाला है, संगोष्ठी चलने वाली है, जहाँ पे रेड फोर्ट में, अब रेड फोर्ट में क्या किया जाएगा, तो कला हो गई। उसके अलावा जैसे इमारत है तो इसकी प्रतिकृति इन सबके दिखाए जाएंगे। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, यानी एक तरीके से एग्जीबिशन आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी बस। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों क्या गजब की काम हो रही है ना, मतलब रिसर्चर्स को कुछ भी कर रहे हैं रिसर्चर। वह जो हमारे दिमाग की नस होती है ना, उसका भी लोगों ने एटलस बना लिया है। एटलस क्या है आप सभी को पता है, जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी एटलस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट इन लोगों ने क्या किया है, जो दिमाग की मेन मेन नस है, बड़ी बड़ी नसें, उसका इन लोगों ने मैप बना लिया और उसको इकट्ठा कर लिया सबको, और इस तरीके से उसका एटलस बना लिया है, ताकि इसके बारे में और अच्छी समझ हो सके और अच्छे से इसके बारे में अध्ययन किया जा सके और जानकारी इकट्ठी की जा सके। उसके अलावा एक न्यूज़ जहाँ पे आप देख सकते हैं, बात करें जो आर्कटिक का इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे पर्यावरण का माहौल बन रहा है ना, वो जो ग्रे व्हेल होती है उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, उसकी जनसंख्या के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि वर्तमान समय टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं, सॉरी यार आवाज को पता नहीं क्या हो गया था। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही अनुकूलित होती हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अनुकूलित नहीं अपने आप को फील कर पाती हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बढ़ते हुए टेम्परेचर को झेल नहीं पाती हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो ग्रे वेल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आर्कटिक में। तो इसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और हम लोग जिम्मेदार कौन है, तो हम लोग जिम्मेदार है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी जगह पे तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ रहा है तो ना सिर्फ व्हेल के ऊपर, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जिनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इजिप्ट जो है, ये हेपेटाइटिस सी को खत्म करने के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, और इसी काम से प्रभावित होकर के डब्ल्यूएचओ भी इसकी प्रशंसा कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि जो इजिप्ट है, ये वैश्विक स्तर पर पहला देश बन गया जिसको हेपेटाइटिस सी के एलिमिनेशन में, यानी कि हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने के लिए गोल्ड की श्रेणी मिल चुकी है, गोल्ड मेडल मिल चुका है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब गोल्ड टीयर में इसको डाल दिया है कि जो इजिप्ट है ये बहुत तेजी से काम कर रहा है हेपेटाइटिस सी को खत्म करने के लिए। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन अब हम इसके बारे में ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, कैसे होता है, और इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। यानी यहाँ पे हम हेपेटाइटिस सी के बारे में जानने वाले हैं। अगर बात करें हेपेटाइटिस सी के बारे में, तो यकृत शोथ ग, यानी कि हेपेटाइटिस सी, इसको इसी को क्या कहा जाता है, तो यकृत शोथ गा भी कहा जाता है। एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस HCV के वजह से होता है, और यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। यह सामान्यतः रक्त से रक्त के संपर्क के माध्यम से प्रसारित होता है, फैलता है। इसका संक्रमण अक्सर अस्पर्शोन्मुख होता है, लेकिन एक बार होने पर दीर्घकालिक संक्रमण तेजी से यकृत फाइब्रोसिस के नुकसान और अधिक क्षतिग्रस्तता, यानी कि सिरोसिस की ओर बढ़ सकता है, जो आमतौर पर कई वर्षों के बाद प्रकट होता है। उसके अलावा बात करें कि कुछ मामलों में सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में से कुछ को यकृत कैंसर हो सकता है, या सिरोसिस की अन्य जटिलताएं जैसे कि यकृत कैंसर और जान को जोखिम में डालने वाली एसोफेजेल वराइसिस तथा गैस्ट्रिक वराइसिस विकसित हो सकती हैं। यानी कुछ मामलों में यकृत का कैंसर भी हो सकता है हेपेटाइटिस सी की वजह से, कुछ मामलों में जान भी जा सकती है हेपेटाइटिस सी की वजह से।
अगर हम हेपेटाइटिस के लक्षणों के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, बात करिए आंखों और स्किन में पीलापन हो जाना, थकान महसूस करना, पेट में दर्द बने रहना, उल्टियां होना, मल का रंग सामान्य ना होना, यूरिन का अधिक पीला होना। तो ये कुछ 6 बड़े लक्षण है। वैसे सामान्यतः इसके लक्षण जल्दी दिखते नहीं है, खास करके शुरुआती टाइम में तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण दिखता है, आपको डाउट है, तो आप तुरंत चेकअप कराइए। अगर हम ये देखें कि हेपेटाइटिस सी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कैसे जा सकता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि कैसे फैल सकता है, तो बात की जा रही है जैसे ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि अगर सर्जरी हो रही है और उनके औजार साफ सुथरे नहीं है, वही औजार किसी ऐसे व्यक्ति पर यूज किए गए थे जिसको पहले से हेपेटाइटिस सी था, अब वही औजार फिर से किसी और व्यक्ति पर यूज कर दिए गए हैं, तो फिर दूसरे वाले व्यक्ति को भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरीके से अगर ब्लड डोनेट किया जाता है, अब किसी व्यक्ति को पहले से हेपेटाइटिस सी है, उसी का ब्लड किसी थर्ड पर्सन को चढ़ा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी हो जाएगी। इसी तरीके से बात करें ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाता है और फिर एक पार्टनर को पहले से, तो दूसरे पार्टनर को भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अगर अनसेफ सेक्स करता है तो। उसके अलावा आप देखेंगे जो इंजेक्शन होता है, उसके जो नीडल्स होते हैं, अगर उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, यानी एक ऐसे व्यक्ति को लगाया गया है जिसको पहले से था, वही इंजेक्शन आपको भी कुछ दिया जाए तो आपको भी हो जाएगा हेपेटाइटिस सी। भगवान ना करे कि किसी को, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किन किन माध्यमों से फैल सकता है। उसके अलावा जैसे बच्चों का जब जन्म होता है तब भी फैल सकता है, कैसे? माता से फैल सकता है बच्चों में। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी बच्चों में फैल सकता है माता के द्वारा। उसके अलावा बात करें कि अगर कोई टैटू बनवाने जाता है तो उस मशीन से भी हो सकता है, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर जो ये सब होता है ना, उसके टाइम पे भी ऐसे फैल सकता है। तो मतलब कहीं भी आप जाइए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति पर यूज की गई है और उसको रीयूजेबल है, तो उसको भैया फेंक दीजिए। मतलब जब आपके ऊपर भी फिर से वही कोई चीज़ यूज कर रहा है, किसी के कांटेक्ट में आ रही है, किसी के स्किन के, और किसी के जो तरल पदार्थ है, जैसे पसीना हो गया, थूक हो गया या खून हो गया, अगर उसके कांटेक्ट में आ रही है, उसके बाद वही चीज़ आपके ऊपर यूज की जा रही है, तो तुरंत उसको मना कर दीजिए। जैसे सामान्य से आप देखिए, जैसे जब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो जो ब्लेड होती है जिसकी वजह से वो बाल सही करता है, तो भैया ये एक व्यक्ति के ऊपर यूज करता है, फिर तुरंत उसको निकाल के फेंकिए, नहीं तो पता चल रहा वही ब्लेड तो आप इसके ऊपर यूज कर रहे हो, वही ब्लेड मेरे ऊपर, वही ब्लेड किसी थर्ड के ऊपर, तो सारे लोग को एक ही बीमारी चाप देगी धई के। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर किसी को गहराई में जाकर के देखना ही है कि ABCDE कहाँ तक चल रहा है, तो भैया ये रहा आपका बहुत ही ज़्यादा गहराई में। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हेपेटाइटिस ए है, वो हेपेटाइटिस वायरस ए के द्वारा होता है, यानी कि HIV, और यहाँ पे HBV हो सकता है। इसी तरीके से जो हेपेटाइटिस सी है, इसका कौन सा वायरस है, तो इसका वायरस है HCV। इसी तरीके से हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी का वायरस क्या है, HDV, यानी जो बीमारी का नाम है वही वायरस का भी नाम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, वही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप इससे बच के रहिए, होने ही मत दीजिए, ये इसका इलाज है। क्योंकि अगर एक बार इलाज हो गया तो फिर वो दिक्कत करेगा ही करेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आप देख सकते हैं सारे में ही लिखा गया कि नो क्योर, नो क्योर, नो क्योर, नो क्योर, नो क्योर, है ना। और यहाँ पे हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी होगा, तो ए से लेकर के ई तक होता है ये हेपेटाइटिस, ABCDE। अगर हम बात करें कि हेपेटाइटिस नियंत्रण के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई पहल की गई है या नहीं, तो हम देखते हैं हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक देश से हेपेटाइटिस वायरस का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार ने यह कार्यक्रम अगले 3 वर्षों के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया है। मंत्रालय ने पहले ही वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एकीकृत पहल के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में बीमारी के व्यापक प्रसार को ध्यान में रखते हुए निदान और उपचार सहित वायरल हेपेटाइटिस के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के निदान और उपचार संबंधी प्रावधान शामिल होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, यानी उसके लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसको माँ बनने का एहसास होता है। पर क्या ऐसे क्या कंडीशन बन जाती है कि लोगों को गर्भपात करवाना पड़ जाता है, एबॉर्शन करवाना पड़ जाता है। वही तो स्त्री है जिसको माँ बनने पे इतनी खुशी हो रही है, तो ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है कि उसको एबॉर्शन कराने तक की कंडीशन बन जाती है? कुछ तो वजह रहती होगी। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एबॉर्शन लॉ के बारे में, और ये लगातार कई दिन से चर्चा में बना हुआ था, लेकिन द हिंदू ने इसको कल ही पब्लिश किया था। तो हमने कल डिस्कस क्यों नहीं किया? कल इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि संडे था, और संडे को बहुत कम बच्चे वीडियो देखते हैं। फिर बहुत सारे लोग के अंदर ये रहता है कि संडे आज तो छुट्टी है, तो इस वजह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, तो उसको संडे में हम डिस्कस करते भी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मुद्दा क्या था, ये चर्चा में क्यों आया है, इसके पीछे वजह क्या थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग-अलग बेंच बनी थी, दोनों के क्या-क्या टिप्पणियाँ की है, और जो महिला याचिका करता है उसने क्या कहा है। उसके अलावा जो अलग विशेषज्ञ हैं उनका क्या राय है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। 26 सप्ताह की गर्भवती एक विवाहित महिला ने प्रसवोत्तर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थता का हवाला देते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसके 2 अन्य बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे एक महिला है जिनके पेट में 26 सप्ताह का एक बच्चा पल रहा है। अब इनका ये कहना है
जो डिलीवरी होती है उसके बाद जो डिप्रेशन होगा, मैं उस डिप्रेशन को झेल नहीं पाऊंगी, और मेरी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी कि मेरी और भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा दुनिया में आए ही ना, यानी कि इसका अबॉर्शन करा दिया जाए। जब ये बच्चा आएगा नहीं तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं, कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं हूं, मेरी हालत खुद ठीक नहीं, तो मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी। यही याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ये याचिका दायर की गई तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो मान गया कि चलो ठीक है भाई, ये तुम्हारा पर्सनल अधिकार है, तुम करना चाहते हो। तो यहाँ पे वैसे भी कानून इजाजत देते हैं कि असामान्य स्थितियों में कभी भी किया जा सकता है। तो चलिए, अगर आपकी स्थिति असामान्य है तो चलिए ठीक है, आप करवा लीजिए अबॉर्शन। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा में बन गया, फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनका फैसला था वो पलट गया। तो यहाँ पे होता ये है कि इस महिला की जांच के लिए कि भाई बच्चा किस स्थिति में है, क्या बच्चा असामान्य स्थिति में है या बच्चा अभी उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, ये सारी चीजें देखने के लिए जब मेडिकल के पास भेजा गया कि भाई इसका मेडिकल परीक्षण किया जाए कि बच्चा किस स्थिति में है, तो वहां से रिपोर्ट ये निकल करके आती है कि बच्चे की धड़कन चल रही है, तेज चल रही है, यानी कि जैसे होनी चाहिए बच्चे की धड़कन वैसे चल रही है, और बच्चा नॉर्मल है। बच्चा असामान्य स्थिति में नहीं, यानी बच्चा ना तो अपाहिज है ना तो दिमाग से कमजोर है, यानी बच्चा जैसे नॉर्मल होना चाहिए वैसे नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी थी ना, अब इनके सामने ये मुद्दा आ गया कि भाई जब बच्चा नॉर्मल है तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको तो पता भी नहीं कि अबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात क्या होता है, या फिर मेरी मम्मी किस कंडीशन से गुजर रही है, उसको तो ये सारी चीजें नहीं पता है। तो उसकी इसमें क्या गलती है, हम उसकी जान कैसे ले लें जब वो बच्चा एकदम नॉर्मल है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती, कोई असामान्य स्थिति होती, तो चलिए हम इजाजत दे देते कि भाई जाइए आप अबॉर्शन करवा लीजिए। लेकिन अब ये ऐसी कंडीशन बन गई कि एक तरफ तो बच्चा का हो गया कि भाई बच्चे के जन्म की बात हो गई कि उसने तो कुछ किया नहीं, उसकी क्या गलती है, तो उसको दुनिया में आने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ आपका भी पर्सनल मुद्दा बन जाता है, आपका भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ गरिमापूर्ण, और अगर आप ऐसा फील नहीं करने कि आप ओके हैं बच्चा पालने के लिए, तो फिर किसके बेस पे बच्चा पैदा किया जाए। तो एक तरफ यहाँ पे ये मामला बन गया कि जीवन का अधिकार, दूसरी तरफ ये मामला बन गया कि हमारी जो चुनने की क्षमता है, यानी जो हमारा चुनने का अधिकार है, उसका मामला बन गया, और दोनों ही आर्टिकल 21 के तहत आता है। यानी आर्टिकल 21 को लेकर के ही विवाद हो गया। तो यहाँ पे जो दो महिलाओं की बेंच बनी थी, जिसमें एक न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न थी और एक न्यायमूर्ति हेमा कोहली थी, इन्होंने क्या किया कि जब इस मामले को देखा कि भाई मेडिकल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है, तो इन्होंने इस मामले को सीजीआई के पास भेज दिया और यहाँ पे एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। क्योंकि देखिए रूल है कि अगर कोई बेंच बनी है और वो मामले को नहीं सुलझा पा रही है, या फिर यहाँ पे जो मामला सुलझाएगा उसको लेकर के कोई विवाद उठता है, तो उसको अपने से बड़ी बेंच में भेजना है। तो यहाँ पे जब सीजीआई वाली अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेजा गया, तो यहाँ पे ये मुद्दा और आगे बढ़ा और इसी वजह से चर्चा में आ गया। यहाँ पे वही बात करें कि इसके बाद मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया, जिसने पाया कि देश की सर्वोच्च अदालत एक अजन्मे बच्चे के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती है, जिससे जीवन समर्थक बनाम चयन समर्थक बहस छिड़ जाती है। अब यहाँ पे जीवन समर्थक यानी कि वो लोग जो ये कह रहे कि भाई बच्चे की क्या गलती, बच्चे को दुनिया में लाइए, बच्चे ने तो कुछ किया नहीं, यानी कि बच्चे के जीवन का अधिकार है। तो एक तरफ तो ये लोग हो गए हैं, दूसरी तरफ ये लोग हो गए जो ये कहते हैं कि महिला को अधिकार है, महिला की बॉडी है, माई बॉडी माई राइट, यानी महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि बच्चे को लाना है कि नहीं लाना है। तब यहाँ पे ये मुद्दा दोनों तरफ से छिड़ गया, और दोनों ही आप देखिएगा ना तो अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, भाई दोनों का तर्क सही है। और इथिक्स में आपको इसी तरीके से फंसाया जाता है कि दोनों ही सही होता है। ठीक है, वहां पे कुछ गलत होता ही नहीं, वहां पे दोनों ही सही होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। तो वैसे आप लोग को क्या लगता है कि बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए? अगर आप लोग को लगता है कि बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए तो आप ऑप्शन एक लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे सी लिख सकते हैं, यानी कि चाइल्ड को दुनिया में लाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि महिला जो कह रही है वो सही है भाई, तो आप ऑप्शन 2 पे लिख सकते हैं, यानी आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में 2 कमेंट कर सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये कहना है कि जो महिला कह रही है वो सही है और महिला को अबॉर्शन कराने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय रख सकते हैं। और अगर आप तर्क भी देना चाहें कि आपने इसको क्यों चुना, तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप इथिक्स का जब आंसर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे तर्क देना ही देना है। तो अगर आप किसी भी एक ऑप्शन के साथ जाइए, पर उसके पीछे का तर्क तैयार रखिए कि उसके पीछे का तर्क क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी एक्ट क्या कहता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार, दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है। बात की जा रही है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात के लिए केवल एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता होगी, और 20 से 24 सप्ताह तक के को समाप्त करने के लिए 2 चिकित्सक की राय की आवश्यकता होगी। और अगर संदिग्ध गर्भावधि भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अगर 20 सप्ताह तक का गर्भ है, तो अगर आप कोई इसका अबॉर्शन करवाना चाहते हो तो इसके अबॉर्शन के लिए एक चिकित्सक चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर डॉक्टर की राय चाहिए। और अगर यही भ्रूण जो है वो 20 से 24 सप्ताह का हो चुका है, तो न्यूनतम कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए। और डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि जो आपके मोहल्ले में कोई झोला छाप खोल करके बैठे। डॉक्टर का मतलब है कि जो रजिस्टर्ड है, आरएमपी कहते हैं, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनकी सलाह होनी चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर असमानताएं हैं तो इस मामले में 24 सप्ताह से अधिक भी अगर आपका गर्भ हो गया तो आपको इजाजत दे दी जाएगी अबॉर्शन करने के लिए, बशर्ते यहाँ पे एक राज्य स्तर का मेडिकल बोर्ड बनेगा जो ये देखेगा कि अबॉर्शन करने लायक है या नहीं है, या काम चल जाएगा। अगर अबॉर्शन करने लायक होगा तो इजाजत दे देगा कि चलिए अबॉर्शन करवा लीजिए, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। 2021 का कानून पहले के 1971 एमटीपी अधिनियम से कैसे अलग है? तो 2021 अधिनियम ने विशेष श्रेणियों की महिलाओं, अभी विशेष श्रेणियों की महिलाओं से क्या मतलब है, जैसे देखिए कोई मान लीजिए विधवा है और यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और कुछ ऐसे कंडीशन बनी है कि पहले मान लीजिए इनके पेट में बच्चा था, 4-5 महीने का बच्चा है इनके पेट में, अब यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हो जाए और भाई इनके ही वित्तीय स्रोत का कुछ पता नहीं है, कैसे जिएंगे खाएंगे, इनका ही कुछ पता नहीं है, अब ये बच्चा लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे। या फिर कोई ऐसी मान लीजिए महिला है जिसके साथ भगवान ना करे कि रेप हुआ है, अब उसके पेट में रेप वाला बच्चा पल रहा है, तो भाई वो नहीं पालना चाहती इस बच्चे को। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी जिसे कोई महिला है जो मानसिक रूप से उतना ठीक नहीं है, मानसिक रूप से उसका संतुलन उतना ठीक नहीं है, इसके साथ कोई कंडीशन बन जाती है, कोई रेप कर देता है, कोई और कंडीशन बनती है और इनके पेट में बच्चा है, तो ऐसी स्थितियों की महिलाओं के लिए इजाजत दी गई है कि आप लोग चाहें तो इसको बढ़ा करके 24 सप्ताह तक कर दिया गया कि आप लोग यहाँ पे इसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। 2021 अधिनियम ने विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, जिनमें बलात्कार से बच्चे, अनाचार के शिकार और विकलांग और नाबालिग जैसी अन्य कमजोर महिलाएं शामिल हैं। उसके अलावा 2021 वाला जो अधिनियम है इसमें एक और खंड जोड़ा गया है कि जो भी अबॉर्शन करवाता है, जो भी गर्भपात करवाता है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, बस उसी को जानकारी मिलनी चाहिए जिसको कानून के द्वारा अधिकार दिया गया कि हाँ इनको जानकारी दी जा सकती है। समझ लीजिए उनके हस्बैंड हो गए या उनके फादर हो गए, जिनको भी कानून कहता है सिर्फ उसके अलावा किसी और को जानकारी नहीं दी जानी चाहिए कि किसने गर्भपात करवाया, किसने अबॉर्शन करवाया है। इसने अविवाहित महिलाओं को भी, यानी इसके पहले जो 1971 वाला अधिनियम था ना उसमें सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही लेकर के चला गया, तो उसमें सिर्फ विवाहित महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन जो 2021 वाला नियम आया इसमें अविवाहित महिलाओं के अधिकारों को भी मान्यता दी गई। इसमें ये भी कहा गया कि कहा गया है कि अगर कोई अविवाहित महिला है और वो अबॉर्शन करवाना चाहते तो करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि गर्भपात को लेकर के वैश्विक स्तर पर क्या रुझान रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कोई कानून है कि नहीं है, या फिर अलग अलग देशों में क्या क्या नियम चलते हैं, तो बात की जा रही है विश्व स्तर पर गर्भपात कानूनों के उदारीकरण और गर्भपात सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में रुझान देखा गया है। 1990 के दशक की शुरुआत से दुनिया भर के लगभग 60 देशों ने उन आधारों का विस्तार करने के लिए गर्भपात कानूनों को आसान बना दिया, जिनके तहत गर्भपात कानूनी है, यानी कि कानूनी रूप से अवैध नहीं माना जाता, इलीगल नहीं माना जाता, जिसको लीगल माना जाता है, तो ऐसे आधारों को और बढ़ा दिया गया, यानी इसमें उदारीकरण किया जा रहा है, इसको लिबरल किया जा रहा है। केवल 4 देशों, कौन कौन से, अमेरिका, अल सल्वाडोर, निकारागुआ और पोलैंड ने इस समय अवधि के दौरान गर्भपात के लिए कानूनी आधार हटा दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर रही है कि अमेरिका, भाई साहब, अमेरिका जैसा देश जो है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है, यानी यहाँ पे आपको कानूनी रूप से अधिकार नहीं मिला हुआ है अबॉर्शन करवाने का। अमेरिका जैसी कंट्री जो इतना आगे बढ़ चुकी है उसका ये हाल है। अच्छा, ये मुद्दा कैसे बना था? तो मुद्दा ऐसे बना था, जो धर्म से जुड़े लोग थे ना वो ये कह रहे थे कि अगर आपको किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है तो फिर आपको किसी को मारने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जब तो आपके पेट में बच्चा आ चुका है तो अब आपका अधिकार खत्म हो जाता है कि आप अबॉर्शन करवाइए। अगर आपको नहीं चाहिए था बच्चा तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए थे जिसकी वजह से बच्चा ना हो। जैसे देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, यानी कि निरोधक आते हैं, तो उनका कुछ दवाएं आती हैं, और फिर कॉन्डोम्स हो गया जो सबसे आसान है, इस तरीके के इंजेक्शन आते हैं, या फिर नसबंदी होती है, तो इन तरीकों को आप अपनाइए। और अगर एक बार पेट में बच्चा पल रहा है तो फिर आप उसको मार नहीं सकते। तो ऐसे जो धर्म से जुड़े लोग थे वो धर्म का नाम लेकर के कि भैया धर्म ऐसी इजाजत नहीं देता है, इसको लेकर के इन लोगों ने मोर्चा उठाया था, तो जिस वजह से फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो थी यूएसए की, इसको ये बैन करना पड़ा। तो यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो यूएसए है यहाँ पर गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म है, कानूनी रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पहली बेंच के पास केस गया था तो उन्होंने क्या कहा था, और जब दूसरी बेंच के पास केस गया था तो उन्होंने क्या कहा है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बात करें जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्न की 2 न्यायाधीशों वाली बेंच ने पहले महिला को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी, फिर एम्स की एक मेडिकल रिपोर्ट के बाद जिसमें कहा गया था कि प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भ्रूण के हृदय को रोकना होगा, पहले वाले निर्णय को वापस ले लिया और इस बात पर मतभेद किया कि क्या गर्भपात आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो ये जो 2 जजों की बेंच बनी थी उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए गर्भपात करवा लीजिए भाई, अगर आपको लगता है कि आप ओके नहीं है, आपकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है तो जाइए करवा लीजिए। लेकिन जब यहाँ पे एम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया था कि बच्चे की धड़कन को रोकना पड़ जाएगा और बच्चे की धड़कन बहुत नॉर्मल चल रही है, यानी एक तरीके से ये हत्या हो गई, तब यहाँ पे इन लोग का दिमाग सटक गया कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, मतलब कैसे किसी की हत्या की जा सकती है, और वो भी इजाजत आप कहाँ से ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से आप इजाजत ले रहे हो कि हम किसी की हत्या कर दें, मतलब क्या चल रहा है। तो इनको जब यहाँ पे ये नहीं समझ आया फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने भेज दिया सीजीआई की अध्यक्षता वाली 6 जजों के बेंच के पास, भैया अब आप लोग देख लो क्योंकि ये केस थोड़ा सा पेचीदा बन चुका है। अब यहाँ पे फिर वही बात चली, इस पर न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वह यह सोचकर पहले के फैसले पर आगे नहीं बढ़ेंगे कि कौन सी अदालत
उस भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के लिए ये कह सकती है कि जिसमें जीवन है। अब कोई भी हुआ यार, मतलब जो व्यक्ति, अब जैसे भ्रूण है वो बन रहा है, बच्चा बन रहा है, उसकी धड़कनें चल रही हैं, तो भैया कैसे उसको कोई रोक सकता है। हालांकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने असहमति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गर्भावस्था को आगे नहीं बढ़ाने के अपने फैसले के बारे में दृढ़ थे, जिससे जीवन समर्थक बनाम पसंद समर्थक बहस शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया था कि वह अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत अपने अधिकार मांग रहे थे, जो एमटीपी अधिनियम को खत्म कर देता है। अब भैया याचिकाकर्ता को यह भी समझना चाहिए कि चलिए मान लीजिए ठीक है आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे का भी तो अधिकार है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई संतुलन बनना चाहिए। तो इसी को लेकर के सारा विवाद चल रहा है। आप तो अनुच्छेद 21 का हवाला दे रहे हैं, तो बच्चे का अनुच्छेद 21 कहाँ गया वो भी बता दीजिए फिर। आपको अपना अनुच्छेद 21 दिख रहा है, बच्चे का अनुच्छेद 21 नहीं दिख रहा है, उसकी भी तो जीवन के अधिकार है भैया, उसको भी तो गरिमापूर्ण जीवन जीना है। अब जब वो आपके पेट में पल रहा है, 26 सप्ताह का गर्भ हो चुका है, उसकी धड़कनें चल रही है नॉर्मली, और जो भी अगर अबॉर्शन करने जो डॉक्टर जाएगा उसके अंदर भी तो ये रहेगा ना, एक तो जैसे कानून वो जुर्म हो जाएगा क्योंकि भाई बच्चे की धड़कन नॉर्मल चल रही है और आप धड़कन को रोकना पड़ेगा उसको मारने के लिए, तो भैया एक तरीके से ये तो मर्डर हो गया। दूसरी बात, जो डॉक्टर करेगा उसके ऊपर मोरल प्रेशर भी तो रहेगा कि यार मैं एक बच्चे की जान ले रहा हूँ, बच्चे की जान ले रहा हूँ, ये भी तो उसका टेंशन रहेगी, क्या पता वो इसी टेंशन को लेकर के डिप्रेशन में चला जाए, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस तरीके के टॉपिक इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जरूर नहीं कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू में जब बातचीत चले तो आप इनका नाम यूज करिए, जो ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, आप उनका नाम यूज करिए। इस वाले पीपीटी को, इस वाले पेज को मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि कई बार हम बात करते करते कैसे किसी के नाम का यूज कर सकते हैं, कैसे किसी की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो बात की जा रही है क्या भ्रूण एक जीवित प्रणाली है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो कानून क्या कहता है? कानून कुछ नहीं कहता है मतलब कानून अभी स्पष्ट नहीं इसके बारे में। केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंडियन लीगल थॉट की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आरती पीएम के अनुसार भारतीय कानूनी परिदृश्य इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि भ्रूण एक जीवित प्राणी है या नहीं। उनके अनुसार चुनाव समर्थक विमर्श भारतीय समाज के लिए भौतिक और राजनीतिक रूप से अनुकूल तर्क नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए, लेकिन वह भविष्य के लिए एक मिसाल कायम नहीं कर पाएगा। वे कहती हैं इसका कारण यह है कि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है और निजी स्वास्थ्य देखभाल बहुत महंगी है, इसलिए भारत में सुरक्षित गर्भपात कराना बहुत अनिश्चित हो गया है। अब यहाँ पे एक बात आप ये कहिए कि गर्भपात कराना भारत में बहुत ही असुरक्षित हो गया है, तो एक तो आप कह रहे हैं भैया क्यों मान लें हम, और यहाँ पे एक प्रोफेसर कह रहा है। सीधी सी बात देखिए ना, जब आप आज जो बात कहेंगे और आप आईएएस बनने के बाद जो बात कहेंगे, दोनों में फर्क होगा कि नहीं? जब आप आईएएस बनने के बाद कोई बात कहेंगे ना तो मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। आप आईएएस बनने के बाद अगर कह देंगे कि मैं 24 घंटे में से 19 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, तो लोग मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अगर आप यकीनन पढ़ते होंगे, अगर आप सच में 24 में से 19 घंटा पढ़ते होंगे और लोगों से कहेंगे, तो कोई नहीं मानेंगे, सब कहेंगे भाई बेवकूफ बना रहे हो, इतना थोड़ी कोई पढ़ता है। और बनने के बाद चाहे आप 2 घंटा पढ़ते रहो और अगर आप कह दें कि 19 घंटा पढ़ता था, पढ़ती थी, तो तुरंत लोग मान लेंगे हाँ भैया आईएएस बने, मजाक थोड़ी ना है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे अब ये प्रोफेसर है, इस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो भैया इनकी बात अगर इनका नाम लेकर के आप कहोगे कहीं पे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर देखना ये भी होता है कि नॉलेज है इनको कि हाँ किसने क्या कहा इस मामले को लेकर के। जैसे अब यहाँ पे 3 पक्ष मैंने आपको बता दिया। पहला पक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच बनी थी, इन दोनों बेंच ने क्या क्या कहा है। तीसरा पक्ष ये है कि ये जो आरती है, इनका पक्ष क्या है, तो इन्होंने ये भी बताया, यानी ये तो एक आम नागरिक के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो इनका पक्ष क्या है, इन्होंने ये भी बताया। तो इस आर्टिकल में आपको 3 अलग अलग व्यू देखने को मिल गया है। इस तरीके के नाम जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्या टिप्पणियां की है, लीजिए ये आ गया तीसरा पक्ष आपका। 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने महिला से गर्भावस्था को समाप्त करने और भ्रूण को कुछ और हफ्तों तक ले जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, ताकि बच्चा किसी भी विकृति के साथ पैदा ना हो। बेंच ने कहा कि अजन्मे बच्चे के भी अधिकार हैं और महिला की स्वायत्तता भी महत्वपूर्ण है। बेंच ने कहा कि अजन्मे बच्चे के अधिकार भी संतुलित होने चाहिए। तो सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था। अब देखिए महिला से ये लोग ये कह रहे हैं कि कुछ थोड़े समय तक और आप अपने घर में रखिए उस बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा नॉर्मल, तो हम उस बच्चे को गोद ले लेंगे, हम उस बच्चे को किसी एनजीओ को दे देंगे, फिर कोई ऐसा दंपत्ति होगा जिसको जरूरत होगी हम उसको गोद दे देंगे। बस आप कुछ हफ्ते तक बच्चे को यहाँ पे संभाल के रखिए पेट में, बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना होने पाए। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई जब डिलीवरी जाएगी तो मैं उसको पाल पोस नहीं पाऊंगी, मेरी खुद की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, तो चलिए ठीक है आप उसको पालिए पोसिए मत, लेकिन कम से कम जो बच्चा है 26 सप्ताह का हो चुका है तो उसको थोड़ा सा और आप संभाल लीजिए, 2-4 महीने आप उसको और मैनेज कर लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जब बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाएगा तो हम उस बच्चे को गोद ले लेंगे और उसको किसी और को दे देंगे, तो इससे बच्चे का अधिकार भी बच जाएगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो महिला तो महिला है, वो आम ब्रह्मास्मि वाले कंडीशन में, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, जो इतना लिखा गया उतना ही हम जानते हैं कि उसके साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है और थोड़ा सा अवसाद से भी ग्रसित है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला निकल के आता है। यही कंडीशन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक फंस गया इसमें कि भाई क्या फैसला दिया जाए। एक तरफ तो महिला वो भी अपनी जगह सही है, दूसरी तरफ बच्चे के अधिकार है वो भी अपनी जगह सही है, तो भैया क्या फैसला दिया जाए। और जो आपका इथिक्स का पेपर है ना, बस
एकदम सेम है। अब आपको लग रहा होगा ना यार क्या कहा जाए, दोनों के अधिकार हैं। तो इसी तरीके से आपका एथिक्स का पेपर होता है। अगर हम बात करें आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो याचिकाकर्ता के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दोनों ने कहा है कि 27 वर्षीय महिला एम्स की रिपोर्ट के बाद भी अपनी गर्भावस्था जारी रखने को तैयार नहीं थी। यानी एम्स ने जब बता दिया कि बच्चा नॉर्मल है, धड़कन नॉर्मल चल रही है, और अगर उसको एबॉर्शन करवाना है तो बच्चे की जान लेनी पड़ जाएगी एक तरीके से। उसके बाद भी महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला ये कहती है कि भैया आप अबॉर्शन करो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा है कि वह प्रसवोत्तर अवसाद और अन्य चिकित्सीय समस्याओं के लिए दवा ले रही थी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एम्स मेडिकल बोर्ड से यह जांच करने को कहा कि क्या भ्रूण में कोई असामान्यताएं हैं। शीर्ष अदालत ने मेडिकल बोर्ड से महिला की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने को भी कहा, जिसका कहना है कि वह अवसाद और गंभीर प्रसवोत्तर मनोविकृति से पीड़ित है। ये महिला का कहना है, तो इसके लिए महिला की जांच करने की बात कही। महिला को एक बार जांच करिए कि क्या किस हद तक सही है, क्या इस हद तक वो पीड़ित है कि बिल्कुल बच्चे को नहीं संभाल सकती, या फिर थोड़ा बहुत है जिससे बच्चे को मैनेज किया जा सकता है। सरकार ने बच्चे की देखभाल करने और उसे गोद लेने की भी पेशकश की है, अगर महिला उसे पूरी अवधि तक साथ रखने के लिए सहमत हो जाती है। यानी महिला अगर उसको पैदा करती है नॉर्मली, तो फिर यहाँ पे सरकार इसको गोद ले लेगी और किसी और को दे देगी, या फिर इस तरीके से इसको पढ़ाएगी लिखाएगी, किसी एनजीओ में रखेगी, किसी बाल गृह में रखेगी। लेकिन यहाँ पे महिला कह रही है कि मुझे बच्चा पैदा करना ही नहीं इसको, और मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि बच्चे को पैदा कर सकूँ। तो ये दिक्कत निकल के आ रही है। महिला अटल है अपने फैसले पर। उम्मीद है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। तो चलिए अब आपकी बारी है, अब देखते हैं कि कितना अच्छे से आपने टॉपिक सुना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि इसके जो ये टॉपिक पढ़ाया गया ना, इसी में से इसको निकाल करके बनाया गया है। तो भैया एक तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तो फिर आंसर क्यों बताऊँ? अगर आपको लगता है कि आंसर आपको नहीं पता चल रहा है एक बार में, तो आप जाइए पीडीएफ को खोल करके देखिए, फिर आप फिर से लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट करिए। और अभी इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि शुरुआती है, तो इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ कि आपको समझ ना आए कि क्या कहना चाह रहे हो और फिर क्या लिखा गया है। एकदम सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर आपने से ध्यान से सुना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इस अधिनियम के अनुसार अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करवा सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अनुसार 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात के लिए न्यूनतम एक पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है। तीसरा स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अनुसार 20 से 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात के लिए न्यूनतम 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है। चौथा स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अनुसार 24 सप्ताह से अधिक भ्रूण के गर्भपात के लिए न्यूनतम 3 पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है। कितने कथन सत्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। केवल एक कथन सत्य है, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, और सभी चारों सत्य हैं। कौन सा सही है? तो आपको इसमें से ऑप्शन ए ये हो गया, अच्छा ये लिखना भूल गया था, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, कौन सा सही है आप ये बताइएगा। दोस्तों एक न्यूज है, अफगानिस्तान में भाई साहब भूकंप आ रहे हैं, लगातार भूकंप आ रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या था, तो एक भूकंप आया हेरात में, फिर उसके 30 मिनट बाद फिर से हेरात में ही भूकंप आ गया। और यहाँ पे इत्तेफाक की बात यह है कि 6.3 तीव्रता का पहले भूकंप आया था, फिर 30 मिनट बाद जो भूकंप आया ना वो भी 6.3 तीव्रता का ही भूकंप था। तो दोस्तों हमने भूकंप के बारे में एक बार बहुत ही डिटेल्स में कवर कर रखा है कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके पीछे की वजह क्या होती है, और कहाँ कहाँ पे भूकंपीय जोन पाए जाते हैं, हमारे भारत के स्तर पर भूकंपीय जोन क्या है, ये सारी चीज़ हमने बहुत ही डिस्कस कर रखी है बहुत ही डिटेल्स में। फिर भी इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और खास करके आंसर राइटिंग के तरीके से कैसे किया जा सकता है मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए देखिए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना मुझे। जैसे मान लीजिए भूकंप हो गया, अब यहाँ पे पूछता है कि भूकंप के कारण क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाइए कारण, फिर आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है प्राकृतिक कारण। दोस्तों ये पेन टैब है, हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि पेन टैब पे उतना ज़्यादा राइटिंग अच्छी बनती नहीं है, और फिर कहाँ बैठे हैं किस हालत में है वो, फिर आप राइटिंग पे मत जाइए। आपको यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। एक तरफ हो गया प्राकृतिक कारण, एक तरफ मानवीय गतिविधियां, फिर मानवीय कारण। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो ज्वालामुखी, उसके अलावा आप लिख सकते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसके अकॉर्डिंग, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां। इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं इसके संचलन। मैं ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखा जा सकता है आंसर। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप देखिए खनन गतिविधियां होगी, और फिर जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्र जो है यहाँ पे जा करके निर्माण कार्य करना इसे। उसके अलावा परमाणु परीक्षण हो गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भूकंप आता है। तो ये आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया। दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम देखें, तो दूसरा फॉर्मेट आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं आप भूकंप के कारण। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखते हैं पहला प्राकृतिक कारण, ऐसे बीच में लिखना है। मान लीजिए आपका A4 साइज का पेपर है, ऐसे मान लीजिए, तो अब आपको ये बीच में ही लिखना है कि प्राकृतिक कारण क्या है,
अब इस तरीके से आपने हेडिंग डाल डाल दी प्राकृतिक कारण। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राकृतिक कारण में जैसे आप क्या लिखिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, पॉइंट वाइज। फिर आप यहाँ पे आइएगा, इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर डाल के मानवीय कारण, यानी इसके नीचे 2 नंबर है, यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं मानवीय कारण। अब मानवीय कारण में फिर जब आप यहाँ पे लिख देंगे मानवीय कारण, तो उसको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, अब भैया भूकंप की बात आ गई, या फिर इस तरीके से वैश्विक वितरण अगर हम उसका देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मैप जरूर यूज करना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पूरे भारत का मैप बनाए, अगर आपको लगता है कि आपका सिर्फ साउथ इंडिया का मैप बना के काम चल जाने वाला है, या फिर सिर्फ ये रहा आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला मैप बना करके काम चल जाना है, तो आप इस तरीके से भी मैप बना सकते हैं। अलग अलग आंसर्स में अलग अलग तरीके से अगर आपका काम चलने वाला है ना, तो आप इस तरीके से मैप बना के छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे भारत का मैप ही बनाया जाए, क्योंकि उसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। आप पूरे भारत का मैप तब बनाए जब पूरे भारत के स्तर की ज़रूरत हो आपको। तो ये सारी ट्रिक होती है दोस्तों। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया, और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई सुधार किया जा सकता है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता यूपीएससी में कि कोई एक बंदा सब कुछ जानता हो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी लिमिटेशंस है, तो हो सकता है कि आप कुछ जो बताएं वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा बताएं, या फिर आप कोई और फॉर्मेट बता दें, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बता सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने फॉर्मेट बताने की कोशिश की है ना। अभी देखिए होता क्या है ना, कि हमें सामान्यतः जानकारी होती नहीं है कि हम यार वही चीज़ जैसे जब कोई और बताता है तो और अच्छे से बताता है। हो सकता है कि अब आप में से कोई बताए तो और अच्छे से बताए कि सर ऐसे भी लिखा जा सकता है, सर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि प्राकृतिक कारण में बांट लें, उसके अलावा फिर मानवीय कारण में बांट लें, या फिर इस तरीके से। और इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो तत्कालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इस तरीके से बांट सकते हैं। या फिर अगर प्रभाव के बारे में बात करें तो आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या हो सकता है। इस तरीके से हम इसको बांट करके लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे आप चार्ट बना के लिख लीजिए, यहाँ पे आर्थिक करके इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिए सामाजिक का, और यहाँ पे जो सांस्कृतिक है ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप फिर इस तरीके से लिखिए कि प्रभाव, और फिर पहले आप हेडिंग दीजिए कि आर्थिक कारण। और यहाँ पे देखिए कभी भी, एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए ये आपकी A4 साइज की पेपर है ये आपका, ठीक है, आंसर राइटिंग का जो आपका पेपर है वो है, ठीक। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, मान लीजिए आप लिखते हैं कि भूकंप के प्रभाव। अब इसी को आपको क्या करना है, इस तरीके से आप बांट सकते हैं। एक तरफ आप लिख सकते हैं जैसे सामाजिक कारक, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्थिक प्रभाव, यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव, या जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहे पॉइंट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए पॉइंट वाइज। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने ये डाल रखी हेडिंग, इसको हटा दीजिए, या आपने हेडिंग डाल रखी है भूकंप के प्रभाव। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पहला किस, आर्थिक प्रभाव। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक प्रभाव। अब यहाँ पे जो आपको आर्थिक प्रभाव लिखना है तो थोड़ा सा इधर आकर के लिखना है, यहाँ से जैसे एक नंबर ये जो चल रहा है तो इसको यहाँ पे ये जगह छोड़ देनी है। फिर यहाँ से आकर के लिखना है आर्थिक प्रभाव के बारे में, जो भी आप 2-4 पॉइंट लिखना चाहे। फिर जो दूसरा है तो इसी तरीके से दूसरा आप लिखेंगे सामाजिक प्रभाव, अगर तो यहाँ पे सामाजिक प्रभाव आपका होगा, फिर इसको यहाँ से शुरू करना है। इसी तरीके से अगर आप तीसरा लिखते हैं तो ये जो 1 2 3 चल रहा है ये एक क्रम में चलना चाहिए, और ये जो पॉइंट चल रहा है ना कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये एक क्रम में ऐसे चलना चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही बोलते हैं ना। जो भी हो, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप किसी भी तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, चाहे वो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर ये रही मेरी ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल करके भी सुझाव दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर कोई कमी लगती है लेक्चर में तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कमी है, उसमें सुधार किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।